दफा 144 का नफाज, अजीजाबाद की गलियां और अडियाला जेल का माहौल, दोनों में क्या बड़ी तहलका अंगेज अंदर की खबर देने वाला हूं। 9 दिसंबर सबको इंतजार, कौन गिरफ्तार हुआ ये खबर सिर्फ हमारे पास है। एमक्यूएम का बड़ा फैसला, भाईजान की मदद के लिए आ गए, बाकायदा सबने बयान जारी किया है। कैसे? बेनजीर की तस्वीर पर पीपल्स पार्टी को आग क्यों लगी है, यह खबर भी दूंगा। राव अनवर पर हमला हुआ है या हादसा है, क्या मामला है? पंजाब से अब किसकी आवाज आई है कराची को सूबा बनाने के लिए, और फिर उस शख्स के साथ क्या मामला हुआ? बाप का माल है क्या, धमकी किसकी आई है? लंदन से किसे निकाल दिया गया है, यह खबर भी है। हस्बे मामूल आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं बड़ी तहलका अंगेज खबर, और वो अंदर की खबरें जो अब तक किसी के पास नहीं होगी। आपका एतमाद यह है और आपका एतमाद इसी तरह रहना चाहिए कि कोई लापता नहीं करेगा। डर क्यों रहे हैं? चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बटन जरूर दबाइए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी और अहम खबरों की तरफ लेके जाऊंगा, इसलिए आपसे हर बार की तरह दरख्वास्त होगी कि प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। हर लम्हे एक नई खबर आपके साथ मौजूद होगी। आज तारीख है 9 दिसंबर। कराची शहर के हवाले से और सिंध के हवाले से 9 दिसंबर की तारीख को हमेशा ही अहमियत हासिल होती है। जब एमक्यूएम यकजा थी और जब एमक्यूएम एक थी तो उस जमाने में 9 दिसंबर को यौम शहदा मनाया जाता था। उसके बाद 9 दिसंबर को सिर्फ एमक्यूएम लंदन मनाती है और उसके साथ एमक्यूएम पाकिस्तान इसकी अगली तारीख रखती है, यानी कि 10, 11 या 12 को वो यौम शहदा मनाती है। लेकिन अब इस सिलसिले में एक बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई, लेकिन ये तब्दीली का असर यहां से लेकर अडियाला जेल तक मुंतकिल कैसे हुआ है, ये खबर मैं आपको देने वाला हूं और अहम बात आपको बताने वाला हूं। 9 दिसंबर के हवाले से चेमागोइयां पहले से जारी थी। इस बार 9 दिसंबर कराची शहर और अडियाला जेल दोनों के लिए अहमियत अख्तियार कर गया था। 9 दिसंबर से पहले ही सोशल मीडिया पर यह बातें कही जाती रही कि 9 दिसंबर को क्या हर बार की तरह एमक्यूएम लंदन के लोग वहां पर शहदा कब्रिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे। तैयारियों और सोशल मीडिया की इब्तदाई आवाजों से यही लग रहा था। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जहां चॉकिंग शुरू हुई थी, वहीं पर उनके बैनर्स भी आवेजा किए गए थे, मगर उससे पहले ही कुछ अहम खबरें आना शुरू हुई। एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने अपना एक अलामिया जारी किया और उसमें यह कहा गया कि शहदा कब्रिस्तान की तरफ जाने का तो उन्होंने मना नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि सब टाउन, सब डिस्ट्रिक्ट अपने अपने इलाकों में इस आज के हवाले से तकारीब मनाएं। लेकिन इससे मामला यह हुआ कि ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के कई लोगों को इस बारे में यकीन नहीं था, और खास तौर पर आयशा मंजिल से लेकर शहदा कब्रिस्तान तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। हुआ मामला यह कि वहां पर एमक्यूएम लंदन के लोग नहीं पहुंचे, अलबत्ता उन्होंने अपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स और मुख्तलिफ जगहों पर अपने प्रोग्राम जरूर किए, और मुख्तलिफ जगहों पर जो बैनर्स और चॉकिंग लगाने के हवाले से हमारे पास इतलात ये आ रही हैं कि अब तक 4 से 5 अफराद की गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। यह खबर भी मैं आपको दे रहा हूं बहुत ही अंदर की। और जिस हवाले से कहा जा रहा था कि शायद इनका कोई माहौल बेहतर हुआ है, वो होता हुआ अभी तक नजर नहीं आया है इब्तदाई खबर। लेकिन इस खबर का ताल्लुक अडियाला जेल से किस तरीके से, तरह इस बात को समझने की जरूरत है, और खास तौर पर इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब और इमरान खान साहब का मुआवजा किस हवाले से जारी है, ये खबर भी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बातें बता दूं कि वो मामला क्या है, ताकि आपका तसलसल बरकरार रहे। मामला यह था कि 7 तारीख को सिंध कल्चर डे बनाया गया, और सिंध कल्चर डे में हर बार की तरह इस बार भी बाकायदा हंगामा आराई का मंसूबा था। यह कल्चर डे अब कल्चर की बजाय एक सियासी स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और सियासी स्लोगन का मतलब यह है कि अपने मुखालफिन को डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची शहर में जब कभी भी डंपर्स का इशू हुआ और जब कभी भी डंपर के मामला हुए, तो उसमें जिस किसी ने भी आवाज उठाने की कोशिश की, उन्हें जेल भेजा गया या फिर उन पर सख्त तनकीद की गई, चाहे वो आफाक अहमद साहब हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, कामरान टेसूरी साहब हो, एमक्यूएम लंदन हो, या किसी ने भी आवाज उठाई उस पर सख्त
इल्जामात आयद किए गए, यहाँ तक कि जमात इस्लामी ही क्यों ना हो। मगर अब इस सिलसिले का नया एक मामला है। जब कभी भी डंपर को मुश्तिल अफराद ने जला दिया, बाकायदा पुलिस ने उनके घरों पर रेड किए और उनके ऊपर इंसदादे दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए, चाहे वो बयान देने पर आफाक अहमद साहब हो या फिर दीगर लोगों। और उस पर खासतौर पर आपने देखा होगा कि जो एमक्यूएम की क़यादत है उसे किस तरीके से निशाना बनाया जाता रहा। अब जब इनके ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया था, पिछले दिनों हालिया दिनों के अंदर 2 नवंबर को कराची का इलाका रामस्वामी गार्डन में ये वाकया पेश आया था और उसके बाद वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से लियाकत महसूद ने फायरिंग की थी। लियाकत महसूद पर इंसादे दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं हुआ, मगर इस बात को डराया जाता रहा कि जिसने लियाकत महसूद के खिलाफ मुकदमा फायरिंग का दर्ज करवाया था, जो मुद्दई था, उसे ही डराया जाता रहा कि तुम्हारे खिलाफ इंसादे दहशतगर्दी का मुकदमा आएगा, और वो उसको डराता रहा हर वक्त। लेकिन एक अजीब वाकया पेश आया। एक कानून यहाँ पर यह मौजूद है और दूसरी तरफ ये होता है कि शारा फैसल पर जो तोड़ फोड़ होती है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, पुलिस की मोबाइलों को नजर आतिश करने की कोशिश की जाती है, एम्बुलेंस को तोड़फोड़ की जाती है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और फिर जब वहां पर मौजूद, वहीं पर बाकायदा पुलिस के एहलकार अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो फिर वहां पर छुड़वाने के लिए एक बड़ी ताकत इस्तेमाल होती है, कई अफराद को छुड़वा दिया जाता है। और पुलिस जब उनके ऊपर मुकदमा लेकर अदालत में जाती है तो अब अदालत कहती है क्या हो गया आपको, ये तो शरीफ लोग हैं, ये तो 144 का मुकदमा होना चाहिए, दहशतगर्द थोड़ी है ये तो वहां से गुजर रहे थे और गाड़ियां इनसे वैसे ही चल गई। वाह, तालियां बजाइए। क्यों तालियां बजाइए? इसलिए तालियां बजाइए कि एक तरफ अगर डंपर से जान जाए, मुश्तिल अफराद अगर वहां आग लगाए तो वो दहशतगर्द, और जो शारा फैसल पर हसास इदारों के दफातर के बाहर पुलिस की गाड़ियों को जलाते रहे, उन पे तो दफा 144 होना चाहिए। यह है इस मुल्क का दोहरा निजाम, और इसी दोहरे निजाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि जब एक जगह यह मामला होता है तो फिर दूसरी जगह क्यों नहीं, एक जगह अगर ये होता है तो फिर दूसरी जगह ऐसा मामला क्यों नहीं। अब देखिए ना, मैं आपको यही बात बता रहा हूं। यहीं पर अब आइए उसी बात पर, जब यहां पर दफा 144 नाफिज, यौम शोदा का मामला, वहां पर अडियाला का मामला, अब इन दोनों की कड़ियां क्या है, अब इन दोनों कहानियों का रुख क्या है, यही बात तो समझने की है। यहाँ पर इस वक्त खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा ये कह रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर बानी मुत्तहिदा एमक्यूएम चल रहे थे। उस्मा बुखारी ने इस हवाले से बयान दिया और कहा कि अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो अल्ताफ हुसैन के अगर नक्शे कदम पर चला जा रहा है तो फिर ये बात भी देखी जाए तो क्या उन दोनों के ऊपर जो होने वाला ऑपरेशन यकसा है या फिर नहीं है। पिछले दिनों एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि यहाँ पर तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और कराची के शहरियों पर तो बहुत कुछ होता रहा। अब ये मालूम नहीं कि ये इल्जाम था या क्या बात थी, लेकिन दर हकीकत ये कहानी भी एक अजीब रुख अख्तियार करती जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनका अंजाम अल्ताफ हुसैन साहब की तरह का होगा। तो ये अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ का इशारा अगर हो रहा है तो 2 इवेंट अगर दोनों जमातों के एक ही दिन यानी 9 दिसंबर को कराची में और 9 दिसंबर को अडियाला जेल के बाहर होता है तो दोनों में इतना फर्क क्यों नजर आ रहा है, ये वो बात है। लेकिन ये बात कही जा रही है तो क्या अगर अंजाम उसी तरीके का होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा, और क्या वो अंजाम बिल्कुल खत्म हो चुका है और क्या सियासत खत्म हो चुकी है, ये सवाल तो रहेगा। लेकिन अब कहानी का रुख जो है वो दूसरा और इंतहाई अहम है, उस पर मैं आ रहा हूं। लेकिन एक और बात भी तो सुनिए, जब मैं 7 तारीख की ही बात कर रहा हूं, कल्चर डे पर जब ये हुआ और अदालत ने ये कहा तो मैं सोचने लगा कि ये क्या मामला आते हैं। लेकिन उसी दिन जब गवर्नर हाउस के बाहर, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो बताई थी, उसको जरूर जाकर देखिएगा, जिसमें गवर्नर हाउस के बाहर खड़े होकर रियासत के नुमाइंदे यानी कि कामरान तिजोरी साहब को वहां पर जब खुली धमकी दी जा रही हो, आफाक अहमद साहब को धमकी दी जा रही हो, एमक्यूएम को धमकी दी जा रही हो, जमात इस्लामी को धमकी दी जा रही हो, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। मगर यहां आया है नया अंसर, और नया अंसर ये आया है कि पहली बार एमक्यूएम ने यकजा होकर कामरान तिजोरी साहब के खिलाफ यानी कि भाईजान के खिलाफ जो बातें कही है उसके खिलाफ बाकायदा एमक्यूएम ने प्रेस रिलीज न सिर्फ जारी की बल्कि उन अफराद की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है कि जो लोग इस तरह की शरपसंद गुफ्तगू बाकायदा गवर्नर हाउस के बाहर खड़े होकर धमकियां दे रहे थे, उन पे तो कोई पीका नहीं लगा। लेकिन अब एमक्यूएम ने एक नया अंसर,
एमक्यूएम ने यकजा होकर कामरान टेसोरी के लिए आवाज क्यों बुलंद की है, क्या मामला सारे ठीक है? और यही वो इशारा है जो मैं आपको देने वाला हूं कि अब क्या एमक्यूएम ने बाकायदा, मैंने आपको पिछले प्रोग्रामों में भी कहा था कि एमक्यूएम ने बाकायदा अब ओन कर लिया है कामरान टेसोरी साहब को, और अब वहां पर जो भी मामला होता है सबने मिलकर न सिर्फ उसके हवाले से प्रेस रिलीज जारी की बल्कि बयानात का सिलसिला भी जारी किया है। ये मामले को शिद्दत की तरफ लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, ये भी तसलसल के साथ की खबरें, तो इसको आगे लेकर चलते हैं। अब आइए एक और मामले पर। भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा खुश होती है ना कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर कहीं लग जाए, क्या खुश होती है। अब देखिए ना, हमारे वो एक दोस्त हैं सिटी न्यूज 21 वाले फराज साहब, उन्होंने एक झंडा दिखाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, नीचे गटर दिखाई तो उस पर एतराज आ गया, लेकिन खैर नुकता ये नहीं। भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए ना कि जब कभी भी बेनजीर भुट्टो साहिबा की कहीं तस्वीर लगे और इंटरनेशनल लेवल पे लगे तो उन्हें और सेलिब्रेट करना चाहिए। अब हुआ ये कि एक फिल्म का चर्चा बड़ा जोरों शोर से चल रहा है, और वो फिल्म थी खासतौर पे लियारी में गैंग वॉर के हवाले से बनाई गई, और उसमें रहमान डकैत को शेरे बलोच कह गया। खैर उस पर तो अलग बात है, लेकिन वो जिन जलसों में शिरकत कर रहा था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज ये है कि जनाब ये बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें क्यों लगाई है। तो अब देखिए उसमें सुमिता अफजाल, ये हुकूमत की तर्जुमान खुद को कहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा कहती है, उनको एतराज हो गया। ये मैं आपको उनका ट्विटर हैंडलर दिखा रहा हूं। अब वो एतराज करती है कि भाई यहाँ पर बेनजीर भुट्टो की तस्वीर क्यों लगा दी गई, नहीं लगानी चाहिए थी। तो अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी तस्वीर। उस दूसरी तस्वीर में ये वाकया है 18 अक्टूबर 2007 का। बेनजीर भुट्टो के काफिले पर हमला होता है और बेनजीर के बिल्कुल साथ आपको असल रहमान डकैत नजर आता है, फिल्म वाला नहीं, असल डकैत। ये देखिए, ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होगा रहमान डकैत। अब जब इस तस्वीर पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं है तो उस तस्वीर पर क्यों एतराज कर रही है? क्या किसी से ढकी छुपी बात है कि जानिसारा ने बेनजीर भुट्टो किसने बनाई थी, कौन उसके पीछे था? जो सच है, चले अब उसको उस तरीके से नहीं बताया गया। अगर वो हमसे कुछ मशवरा ले लेते तो हमको जरा सा बेहतर बता देते कि कौन कौन सी तकारीब ने किस किस जगह पर जानिसारा ने बेनजीर का था, और फिर ये जो लियाकत बाग के अंदर बेनजीर भुट्टो की जो शहादत का वाकया हुआ था वहां कौन लोग शामिल थे, सब हम डिटेल आपको दे देते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यही तो एतराज होता है। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ के गवर्नर हाउस में कोई सियासी तकारीब नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई ठीक है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहाँ है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर में। कल पूरा पंजाब के गवर्नर हाउस के अंदर सारी तकारीब होती रही, तो उस वक्त मैं सोचता रहा कि यार ये दो कानून, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दो कवानीन के जो डंपर को जलाए उसके लिए अलग कानून, जो उधर जलाए उसके लिए अलग कानून, तो दोनों जगहों पर अलहदा अलहदा कवानीन क्यों मौजूद है? इसी तरीके से यहाँ सिंध के लिए अलग कानून, वहां के लिए अलग कानून, दो जगहों पर अलहदा अलहदा कवानीन किस बात की तरफ इशारा करते हैं? आइए अगली खबर की तरफ, और फिर इसी तसलसल का आगे की तरफ चाहता हूं। यहां पर वही फिल्म बनाई गई जिसमें ये बताया गया कि चौधरी असलम क्या कर रहे हैं और किस तरह के मामला कर रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा किरदार भी तो है इस सिंध के हवाले से, पुलिस का राव अनवार। आपको मालूम है कौन किरदार है? अब राव अनवार की गाड़ी एयरपोर्ट पे खड़ी हुई थी और खड़े खड़े उनकी फैमिली वहां मौजूद थी और गाड़ी में लग गई आग। साजिश, हमला या फिर हादसा? साजिश, हमला या हादसा? सोचिए ना आप, साजिश, हमला या हादसा। अब कोई बईद नहीं है कल यहाँ पर राव अनवार के हवाले से भी कोई फिल्म बन जाए और उसमें कहा कि राव अनवार साहब को भी शेर पुलिस करार दे दिया जाए। जब शेर बलोच वहां करार दिया सकता है तो ये इंडियन प्रोपेगेंडा, आपको पता है इंडिया जिस तरफ चाहता है खेलता है, और अब इंडिया का ही ये खेल है कि एक बात जब तय हुई, जरा सा समझिए और इस बात को गौर कीजिए। इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ जिस तरीके से पाकिस्तान की मुख्तदरा क़ुव्वतों, पाकिस्तान की फौज के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रही है, अब वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है ना। अब अगर वो ढकी छुपी नहीं है और इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है तो आपको लगा कि वहां पर कहीं पर उस तरीके का ऑपरेशन हो रहा है जिस तरीके का हम मुख्तलिफ जगहों पर देखते रहे, कराची में देखते रहे, दीगर जगहों पर देखते रहे, वो सारा ऑपरेशन तो नहीं हुआ। जहां पर बाकायदा ये कहा गया कि अब उनकी बहनों को मुलाकात करने के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनकी बहनें मुलाकात के लिए आती है अडियाला के बाहर, और अभी जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं अब तक उनका धरना चल रहा है। यहाँ गिरफ्तारियां नहीं होती है, लेकिन गिरफ्तारियां फिर कहां होती है ये भी आपके सामने। तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वो वाला ऑपरेशन की जो बात कही जा रही है कि जो हम कराची की गलियों में आज 9 दिसंबर को देखते रहे, वो तो अभी तक शुरू नहीं हुआ।
क्यों शुरू नहीं हुआ, ये सवाल है। और उसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की मेज पर बैठी हुई है, या फिर उन्होंने बराह रास्त तसादुम का फैसला किया हुआ है? अभी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर यह बात बहुत ज्यादा वायरल है कि एक बार फिर इमरान खान की बहनें और उन्होंने वहां पर धरना दिया हुआ है, और धरने में तमाम लोग मौजूद है, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। जब ऑपरेशन की ही बात की जा रही है, तो ये ऑपरेशन क्या सिर्फ लफ्जी है, या फिर इसे अमली तौर पर सामने भी आएगा? खुद फैसल वावड़ा साहब ये कहते हैं कि अब इनकी ऐसी की तैसी कर दी जाएगी, लेकिन ये ऐसी की तैसी कब, किस वक्त, किस तरीके से होगी? जिसे नासूर करार दिया जा रहा है, क्या उस नासूर का इलाज वाकई में किया जा रहा है, या फिर ये लफ्जी बयानात तक ही है? अब इसमें हुकूमत क्यों वो कदम नहीं उठा रही है जो हुकूमत के वुज़रा ये बात कह रहे थे कि अब जो है उसके खिलाफ फैसला होगा, और अब यहाँ पर किसी को भी धरने और मुलाकात के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी? दफा 144 के निफाज के बावजूद वहां पर वो मामला क्यों नहीं होते? क्या वहां पर भी कोई हिकमत अमली है या नहीं है? ये सवाल है, ये सवाल या निशानात हैं, जरा सा इसको समझिएगा और गौर कीजिएगा। अगली खबर और उसके बाद हम प्रोग्राम को जरा सा वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त है। अगला अहम नुकता जरा बड़ा ही अहम है, वो ये है कि एक बार एक बड़ी अहम शख्सियत और एक टीवी चैनल के मालिक यानी कि मियां आमिर महमूद, जो कि दुनिया टीवी के मालिक हैं, वो कराची आते हैं और कराची आकर वो ये कहते हैं कि यहाँ पर सूबे बनने चाहिए। उसके बाद अब एक और नाम, और खास तौर पर टीवी चैनल से वाबस्ता सियासत का एक बड़ा नाम, और इस वक्त के वफाकी वजीर अलीम खान एक बार फिर ये बात कह रहे हैं कि सिंध के अंदर सूबे बनने चाहिए। आखिर क्या वजह है कि पंजाब से बहुत सारे लोग आकर कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर, वो बड़ी शख्सियात जिनके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं, जिनका एक बड़ा सियासी असर रसूख है, वो बार बार आकर ये बात को दोहरा रहे कि यहाँ पर एक नया सूबा होना चाहिए? दर हकीकत क्या पंजाब के मुख्तदरा लोगों ने या पाकिस्तान की मुख्तदरा हलकों ने इस बारे में कोई फैसला कर लिया है? और वो फैसला करने के लिए जो खास तौर पर आप ये देखिए कि अगर सिंध से कोई इस तरह का मुतालबा करता है, यहाँ तक कि अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 140 यानी कि बल्दियाती लोगों के लिए इंतखाब की बात भी करता है, तो वहां पर आकर बड़ा ही शोर शराबा मचाया जाता है। लेकिन अगर वहां से पंजाब से लोग आकर ये बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई बात नहीं की जा रही। यहाँ पर आप एक रवैया देखिए कि मुर्तजा वहाब एक दिन माफी मांगते हैं और अगले दिन फिर उसी तरीके से शोर शराबा शुरू कर देते हैं। लेकिन मुर्तजा वहाब ने आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुर्तजा वहाब हो, सिंध के मेंबरान असेंबली हो, वो क्यों अलीम खान के खिलाफ, वो क्यों मियां आमिर महमूद के खिलाफ अभी तक कोई बयान देने से गुरेज कर रहे हैं? क्या मियां आमिर महमूद और अलीम खान के मुतालिक बात करने से वो कतरा रहे हैं? जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस तरह का मुतालबा एनकेएम या उसके साथ ताल्लुक रखने वाले कोई और लोग भी अगर इस तरह का मुतालबा करे तो उस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाता है। पिछले दिनों एक और वाकया भी रोनुमा हुआ कि जिसमें आपने देखा होगा कि एक शख्स के जो कि बहुत ज्यादा सूबे का मुतालबा कर रहा था, उसको बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मगर यहाँ सवाल या निशान पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ के मकामी लोगों को जो अपने हुकूक के लिए गुफ्तगू करे उस पर तो तशद्दुद हो जाता है, उस पर तो उनकी गुफ्तगू हो जाती है, उसको धमकियां भी मिलती है, चाहे वो आफाक अहमद साहब हो, कामरान तसर्री हो, एमकेएम हो, सलीम हैदर हो, अल्ताफ हुसैन हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ बाकायदा बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर खामोशी बड़ी ही मायने खेज है। लंदन से एक शख्स को निकाल दिया गया है, और वो किस शख्स को निकाला है? वो है आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया के किंग्स जिसे कहा जाता है, जिसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहा जाता है, उनके खिलाफ शायद ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। यहाँ पर डकी भाई तो निकल गए, लेकिन रजब भट्ट को बाकायदा किक मारकर बरतानिया से निकाल दिया गया और पाकिस्तान के अंदर उनको वेलकम किया गया है। पाकिस्तान से ये फरार इसलिए हुए थे क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक खास दफा शामिल है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी गुस्ताखी करता है, 293 सी ना क्या है, 293 सी में जो है वो उन्होंने उनसे खिलाफ अपना परफ्यूम लॉन्च किया था, उनके ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम आयद किया गया था, और फिर उस इल्जाम के बाद उनके ऊपर यहाँ पर एफआईआर उनके पास हुई थी और इन्होंने अपने आप को यहाँ से लंदन लेकर चले गए थे। तो वो लोग के जो वहां पर उनके ऊपर खिलाफ मुकदमात थे, और वहां पर भी जो उनका केस बना है वो यही बना है कि उन्होंने जब वीजा लेते हुए ये नहीं बताया था कि उनके खिलाफ ये मुकदमात दर्ज है, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान में आने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है या फिर उन्हें आजाद कर दिया जाता है, ये अगला सवाल होगा। लेकिन अभी सवालात बहुत बाकी है, खबरें बहुत ज्यादा बाकी है। एक एमपीए की आपको खबर देनी है कि जिनके पास आजकल असले के लाइसेंस बहुत आ रहे हैं। ये खबर आपको अगले प्रोग्राम में दूंगा, याद दीजिएगा। अल्लाह ने